वेलकम टू लर्निंग मित्रम। आज हम क्लास 8 की पॉलिटिकल साइंस के एक्सरसाइज 5 न्यायपालिका की थ्योरी को डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन भी कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए अब हम इसे शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5 के बारे में, न्यायपालिका जिसे हम जुडिशरी बोलते हैं। न्यायपालिका का क्या अर्थ होता है? हमने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था उसके बारे में हमने कानून के बारे में जाना था। आपको पता है कानून क्या होता है कि हम कानून के नियमों का पालन करते हैं, जिससे अगर कोई भी समस्या ऐसी होती है तो हम वैसे काम को करने से डरते हैं जिसमें कि आपको सज़ा का प्रावधान हो। तो कानून इसलिए बनाया जाता है ताकि जो मनुष्य जो भी गलत कार्य करता है उसे दंडित किया जा सके। तो हमने कानून के बारे में बहुत अच्छे से पीछे जाना था। आज हम न्यायपालिका के बारे में जानेंगे। नाम से ही पता चलता है कि न्यायपालिका न्याय करने वाली पालिका। अब यहाँ जो लिखा गया इसको हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अखबार पर नज़र डालते ही आपको देश भर की अदालतों द्वारा किए जा रहे कामों की झलक मिलने लगती है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि हमें इन अदालतों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जैसा कि आप इकाई 2 में पढ़ चुके हैं कि हमारे देश में कानून का शासन चलता है। इसका मतलब यह है कि सभी कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं। जब किसी कानून का उल्लंघन किया जाता है तो एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। कानून के शासन को लागू करने के लिए हमारे पास एक न्याय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में बहुत सारी अदालतें हैं जहां नागरिक न्याय के लिए भेजे जा सकते हैं। सरकार का अंग होने के नाते न्यायपालिका भी भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है, और यह भूमिका को केवल इसलिए निभा पाती है क्योंकि यह स्वतंत्र है। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब होता है कि आपके आसपास की अदालत और नई दिल्ली में इससे सर्वोच्च न्यायालय के बीच कोई संबंध है। इस अध्याय में आपको इन सवालों के जवाब मिलेंगे। हमने न्यायपालिका के बारे में क्या समझा कि सबसे पहले तो जो कानून होता है वो स्वतंत्र होता है। न्यायपालिका भी क्या है? स्वतंत्र है। हमारी जो भी समस्याएं होती है हम उनका निपटारा करने के लिए कोर्ट कचहरियों का चक्कर लगाते हैं। उस मामले में हमारे पास कई अदालतें होती हैं जिसको हम न्यायपालिका के नाम से जानते हैं। इसमें अलग अलग न्यायपालिका होती है। जैसे आपने हाई कोर्ट के बारे में सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट के बारे में सुना होगा। दिल्ली में जो स्थित है सुप्रीम कोर्ट वो सर्वोच्च होता है, सबसे ऊपर है। यहाँ आपसे बताया जा रहा है कि जो कानून होता है उसके द्वारा सभी लोगों में समान रूप से सबको अधिकार दिए जाते हैं, सबको न्याय दिया जाता है। यही न्यायपालिका होती है जहाँ पे सब लोगों को न्याय कानून के नज़र में सब लोग क्या होते हैं? समान होते हैं। तो अगर हमें हाई कोर्ट में अगर जाना है तो हम वहाँ पे पहले अपने जो भी समस्या है उसको दर्ज कर सकते हैं। वहाँ अगर निपटारा नहीं होता तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं होता है। सबसे ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट होता है। यहाँ पे आप चित्र भी देख सकते हैं। उसके आगे है कि न्यायपालिका की भूमिका क्या होती है। अदालत बहुत सारे मुद्दों पर फैसले सुनाती है। वे यह तय कर सकती है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों की पिटाई नहीं करनी चाहिए। वे राज्य के किसी बीच नदियों के पानी के बंटवारे पर फैसला दे सकती है। वे किसी अपराध के लिए लोगों को सजा दे सकती है। न्यायपालिका के कामों को मोटे तौर पर निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि न्यायपालिका हमारे जीवन में या फिर कानून में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो न्यायपालिका क्या करती है? बहुत सारे मुद्दों पर फैसले सुनाती है। मुद्दा कैसा होना चाहिए? ये सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, या कैसा है? घरेलू है या हिंसा से संबंधित है? तो वो सुप्रीम कोर्ट क्या तय करती है कि यहाँ एक उदाहरण दिया है। मान लीजिए कि शिक्षकों को विद्यार्थियों की पिटाई नहीं करनी चाहिए, और जो 2 राज्य होते हैं उनमें जैसे मान लीजिए राजस्थान की हम बात करते हैं तो उसके पास पानी नहीं है तो उसको दूसरे राज्य वो सहायता देते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही होता है। और अगर कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो उसको आपराधिक तौर पर सजा दी जाती है। ये कौन तय करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। आगे हम देखते हैं विवादों का निपटारा में क्या है कि न्यायिक व्यवस्था नागरिक व सरकार, 2 राज्यों और केंद्र सरकार राज्यों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि मुहैया कराती है। सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका वो विवादों का भी निपटारा करती है। वो क्या करती है? नागरिक के अधिकारों की रक्षा करती है। उसके अलावा सरकार किस तरीके से काम कर रही है, केंद्र और राज्यों के बीच काम का बंटवारा है या नहीं, इन सब मामलों पर भी कौन देखरेख करता है? तो न्यायपालिका देखरेख करती है। और इनसे संबंधित हल है वो भी मुहैया कौन कराती है? न्यायपालिका कराती है। न्याय समीक्षा क्या होती है? संविधान की व्याख्या करने का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास होता है। इस नाते न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे न्यायिक समीक्षा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि संसद में कुछ पारित किया गया और उस वो कानून की दृष्टि से सही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? संसद के द्वारा जो पारित किया गया कानून है उसको वो रद्द कर सकती है, उसे खारिज कर सकती है। और क्या कर सकती है? उसके लिए नए नियम बना सकती है। इसे क्या कहते हैं? न्यायिक समीक्षा। इसमें सुधार किया गया।
उसके आगे है कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। इसमें क्या कहा जा रहा है कि देश के किसी भी नागरिक को लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का यदि उल्लंघन हुआ है, आपको आपके मौलिक अधिकार याद होने चाहिए कि हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं। और अगर लगता है कि आपको मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जैसा कि आपने अगर अपने क्लास 7 में पढ़ा था हाकिम शेख के बारे में, एक एग्जाम्पल था कि वो खेतीहर है, खेत में काम करने वाला, वह चलती ट्रेन से गिर जाता है और अस्पताल में उसका इलाज जो लोग हैं वो मना कर देते हैं, इसके कारण उसकी हालत ख़राब हो जाती है। तो इस मामले को मतलब क्या किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय में फैसला दिया जाता है और हमारा जो संविधान है उसके अनुसार अनुच्छेदन 21 जो है वो क्या कहता है, अनुच्छेदन 21 कि प्रत्येक नागरिक के जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है कि उसमें स्वास्थ्य का भी अधिकार है और हमारा जो इलाज है वो मुफ्त रूप में अस्पताल में होना चाहिए, सरकारी अस्पतालों में। तो फलस्वरूप न्यायालय में पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया गया कि वह अस्पतालों की लापरवाही के कारण हाकिम शेख को जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा दे, मतलब उसको राशि दे, उसे पैसे दे। तो सरकार को यह आदेश भी दिया गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करे और उसे आपात स्थितियों में रोगियों के इलाज पर विशेष ध्यान भी दिया जाए। पश्चिमी बंग खेत मजदूर समिति बनाम पश्चिम बंगाल 1996 की यह एक घटना है जिससे कि बताया गया कि किस तरीके से एक व्यक्ति के लिए जो स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है उसे अस्पताल द्वारा दिया जाता है, अगर नहीं दिया गया है तो हम क्या कर सकते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय का चित्र दिया है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई। ये बात आप याद रखिए, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको अभी भी और आने वाले समय में भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं और देश के नागरिक होने के नाते जो है ये कर्तव्य है कि हमें हमारा जो है इसकी स्थापना सर्वोच्च न्यायालय की वो याद होनी चाहिए, हमारा संविधान कब बना वो भी याद होना चाहिए। 26 जनवरी 1950 उसको इसकी स्थापना की गई थी। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1937-49 की भांति यह न्यायालय भी पहले संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेज में हुआ करता था। अब इसे 1958 में स्थानांतरित कर दिया गया है, मतलब इसे हटा दिया गया वहाँ से दूसरी जगह। अब आगे है कि अपनी शिक्षिका की सहायता से इस तालिका में खाली स्थान को भरना है कि केंद्र और राज्य के बीच क्या विवाद होता है, दो राज्यों के बीच विवाद, दो नागरिकों के बीच विवाद, ऐसे कानून जो संविधान का उल्लंघन करते हैं। आपको इसका एक एग्जाम्पल देना है, जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो हम बताएंगे। वैसे आप इसे खुद भी कर सकते हैं कि मान लीजिए केंद्र और राज्यों के बीच किसी भी मामले पे मतलब विवाद चल रहा है, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना है, तो उसमें बहुत सारी कमी है जिसको दूर करना जरूरी है, वो केंद्र सरकार का काम है। बिहार सरकार जो है उसके लिए मतलब केंद्र सरकार से बात करती है, अगर केंद्र सरकार नहीं मानती है तो क्या कर सकते हैं, अगर केंद्र सरकार की गलती है तो इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप भी खुद सोचें और हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। अगर आपसे ये कोई दिक्कत आती है इसमें तो आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन बताया जाएगा। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है? कल्पना कीजिए कि एक ताकतवर नेता ने आपके परिवार की जमीन पर कब्जा कर लिया है। आप एक ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जहां नेता किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं या उसका तबादला कर सकते हैं। जब आप इस मामले को अदालत में ले जाते हैं तो न्यायाधीश भी नेता की हिमायत करता दिखाई देता है। नेताओं का न्यायाधीश पर जो नियंत्रण रहता है उसकी वजह से न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं ले पाते। स्वतंत्रता का यह अभाव न्यायाधीश को इस बात के लिए मजबूर कर देगा कि वो हमेशा नेता के ही पक्ष में फैसला सुनाए। हम ऐसे बहुत सारे किस्से जानते हैं जहां अमीर और ताकतवर लोगों के न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन भारतीय संविधान इस तरह की दखलंदाजी को स्वीकार नहीं करता। इसलिए हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है। हम इससे क्या समझते हैं कि आपसे पूछा जा रहा है कि आप एक कल्पना करें कि कोई भी मतलब ऐसा नेता जिसके पास पैसा बहुत ज़्यादा, जो शक्तिशाली है, वो आप पर जो है दबाव बनाता है और अपने अनुसार मतलब बोलता है कि आप ऐसे रहिए, ऐसे कोई कार्य करिए, तो हम उसकी बातों को क्यों माने? अगर वो गलत करता तो हम उसके खिलाफ केस दर्ज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। और अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं वहाँ भी आप देखते हैं, या हाई कोर्ट जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि जो वकील है वो मतलब नेता की तरफदारी करता है क्योंकि वो उसे पैसे खिलाता है। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी हमारा जो न्यायपालिका, हमारा जो कानून है, हमारा जो संविधान है, वो सबके लिए एक समान है। वो हमारे पक्ष में ही फैसला सुनाएगा, जो सही है उसी पक्ष में फैसला देगा। इस स्वतंत्रता का एक पहलू है कि शक्तियों का बंटवारा, जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, हमारे संविधान का एक बुनियादी पहलू है। इसका मतलब है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल देती है। ये सरकार की 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जिसमें हम न्यायपालिका के बारे में पढ़ रहे हैं। अदालतें सरकार के अधीन नहीं है, नहीं वे सरकार की ओर से काम करती हैं, बल्कि कानून जो है वो सबके लिए बराबर है, सबके लिए एक समान है। शक्तियों के इस बंटवारे को दुरुस्त रखने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में
सरकार की अन्य शाखाओं में कोई दखल नहीं हो। मतलब जब भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकील या फिर न्यायाधीश चुने जाते हैं, न्यायाधीशों के बारे में अगर कहा जाए, जज के बारे में, तो उसमें सरकार की का कोई भी दखल अंदाजी नहीं होता है, वो उनके हिसाब से नहीं चुने जाते। न्यायपालिका क्या होती है, स्वतंत्र होती है, लोग सक्षम के आधार पर, अपनी एबिलिटी के आधार पर, कुशलता के आधार पर जो है चुने जाता है, और वहाँ पे उस व्यक्ति को बैठाया जाता है जो न्याय करने के लिए सबके रूप में समान हो। इसलिए एक बार नियुक्ति की जाने के बाद किसी भी न्यायाधीश को हटाना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद न्यायपालिका की यह स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत देती है। इसके आधार पर विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती है। अगर विधायिका और कार्यपालिका कोई भी गलत मतलब कानून अगर बन गया तो उसको जो है न्यायपालिका हटा सकते हैं। न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि हमारे जो भी मौलिक अधिकार है उसका पालन सही तरीके से हो रहा है या नहीं है, तो उसको देख रेख कौन करता है, न्यायपालिका करती है। अगर आप किसी भी को लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वो अदालत में जा सकता है, पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट। 2 वजह बताइए कि लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका अनिवार्य क्यों हो सकती है। क्योंकि लोकतंत्र में हम जनता के द्वारा सरकार को चुनते हैं, और हो सकता है कि यहाँ पे मनमाने ढंग से कार्य किया जाए, तो उस मनमाने ढंग को रोकने के लिए जो है न्यायपालिका का स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कानून की दृष्टि में सभी लोग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। भारत में अदालतों की संरचना कैसी होती है। हमारे देश में 3 अलग अलग स्तर पर अदालतें होती हैं। निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें होती हैं, ऊपरी स्तर पर केवल एक अदालत होती है। जिन लोगों से लोगों का सबसे ज़्यादा ताल्लुक होता है उसे अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालत कहते हैं। तो पहला हो गया आपको, हमारे देश में 3 अदालतें होती हैं, हमने इसके बारे में जाना। निचली अदालतें जो होती हैं उसमें बहुत सारी अदालतें होती हैं। सबसे ऊपर में केवल एक अदालत जिसका नाम सुप्रीम कोर्ट है। जिन अदालतों से लोगों का ज़्यादा ताल्लुक होता है उसे अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालत कहते हैं। सबसे पहले हम यही मतलब कोई भी कानून दर्ज कर सकते हैं। ये अदालतें आमतौर पर जिले या तहसील स्तर पर किसी भी शहर में होती हैं। ये सारे शहरों में होती है, अलग अलग होती हैं। ये बहुत तरीके से सुनवाई करती है। प्रत्येक राज्य जिलों में बटा होता है और हर जिले में एक न्यायाधीश होता है। हर जिले में जो है एक जज होता है और प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है। यह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। जिस भी राज्य में जो भी अदालत है, उच्च न्यायालय से ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है। यह देश की सबसे बड़ी अदालत है जो नई दिल्ली में है। देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश के बाकी सारी अदालतों को मान्य होते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे एक चित्र भी दिया गया, सतत विकास लक्ष्य 16 शांति न्याय और सशक्त संस्थाएं। ये एक चित्र अपलोड किया गया। हम पहले इसके बारे में समझते हैं कि हमने अदालतों के बारे में जाना कि एक जिला स्तर पर अदालत होता है, वहाँ पे जो सुनवाई नहीं की जाती है तो उसके बाद जो हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सीधे जो है सुप्रीम कोर्ट होता है। तो 3 स्तर पर अदालतें होती हैं। सबसे ऊँचा जो है वो सुप्रीम कोर्ट होता है। वहाँ के जो न्यायाधीश होते हैं वही उसके मतलब सारे फैसले जो है वही सुनाते हैं और वही उसके क्या होते हैं, मुखिया होते हैं। हमने अदालतों के बारे में अच्छे से जाना। हम इसके बारे में और भी डिटेल में जानेंगे इसके वीडियो के पार्ट 2 में। तो चलिए अब इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन भी कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। इसे अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।